जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। आज बड़े ही अगर ये कहा जाए सुंदर परिदृश्य बना है, क्योंकि जिस पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के सामने हम उपस्थित हुए हैं वो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के भी बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं। जैसा कि हम आपको अभी उनका एक तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे और आपको परिचय कराएंगे, तो हम उनका नाम बताना चाहेंगे मित्रों। डॉक्टर योगेंद्र नाथ हैं, जो कि रिटायर्ड वरिष्ठ परामर्शदाता हैं, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से रिटायर हैं। इनकी रिटायरमेंट जो हुई थी मित्रों वो 30 जून 2008 को ही रिटायर हुए थे। उसके बाद वर्तमान में ये प्रबंधक हैं तक्षशिला मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि पड़ता है सोएपुर दौलतपुर में। अब मित्रों, जैसे कि हमारा सेगमेंट आप सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। भारत में इस दोनों की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे पर्सनालिटी से मिला रहे हैं जो दोनों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपने हम लोग के लिए समय दिया हमारे चैनल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले सर अपना पूरा परिचय हमारे चैनल पे दें, उसके बाद हम सवाल से। मैं डॉक्टर YM पांडे, योगेंद्र नाथ पांडे। 30 जून 2008 को मैं संयुक्त निदेशक के पद से रिटायर हुआ। सरकारी सेवा में रहा 35 वर्ष, और 35 वर्ष चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ा रहा। और उसके बाद रिटायर होने के बाद भी मैं आज की तारीख में भी गत 15 वर्षों से मारवाड़ी हॉस्पिटल जो गोदोलिया पर है उससे अटैच हैं हम। और वहाँ का जो पैथोलॉजी विंग है, जहाँ ब्लड का टेस्ट होता है, हम उसी के विशेषज्ञ हैं। और वो विभाग मेरी ही देख रेख में आज भी चल रहा है। सर सबसे पहला सवाल जो रहेगा मेरा वो एजुकेशन पे रहेगा। आज के परिदृश्य में सर देखा जाए तो एजुकेशन को लेके आप जो सोचते हैं, पहले हमारे दर्शकों को सर उसकी विचार होता है। एजुकेशन एक व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम देखें तो किसी भी राष्ट्र को, विकसित राष्ट्र के लिए होने के लिए वहाँ की जनता को साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विगत 1947 से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उस मुहिम पे नहीं आ पाए जहाँ तक हमारी साक्षरता दर 65-70 से ऊपर नहीं जा पा रही है। महिलाओं की भली वो डाटा बता रहे हैं, लेकिन महिलाओं की और नीचे है। तो इसको आप किस तरीके से? ये एक्चुअली अगर पूछा जाए तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन बनारस में क्वींस कॉलेज से हुई है। और आपसे बताएं कि वो एक ऐसा समय था कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत तेज थी। लोग चाहते थे पढ़ना और उनको अवसर भी ऐसे मिल रहे थे। अब जैसे कि आपको हम एक मोटी मोटी बात बताएं कि उस ज़माने में जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, तो जो टीचर घर पर अपने कोचिंग करता था या किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, उस टीचर को विद्यालय में बड़े हे दृष्टि से देखा जाता था कि अरे हमारी ये तो बड़ा गया गुजरा आदमी है, निकृष्ट आदमी है, ये घर पर ट्यूशन करता है, स्कूल में इसका मन नहीं लगता है, घर पर बच्चों को पढ़ाता है पैसे के लिए। और आज की परिस्थिति देखिए, एकदम उलट। आज की तारीख में वह टीचर सबसे अधिक काबिल और सबसे अधिक रेस्पेक्टेबल माना जा रहा है, जो सबसे अधिक कोचिंग कर रहा है, सबसे अधिक ट्यूशन कर रहा है, वो सबसे। और नतीजा इसका ये है कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। अगर हमें भारत को साक्षर बनाना है तो इसके बेसिक पहलू पर जाना होगा। और बेसिक पहलू ये है कि आप, ये तो ठीक है कि सरकार ने बना दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया कि भाई सबको अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, जहाँ मनो वहाँ ग्रहण करिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये आप देखिए कि इतनी महंगी हो गई शिक्षा कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बढ़िया बढ़िया स्कूलों में एक मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, जहाँ पर 10,000, 12,000, 13,000 रुपये महीने अगर फीस है तो वो साधारण आदमी नहीं दे पाएगा। तो अगर हमें अपने देश को साक्षर बनाना है, और बिना साक्षर बने प्रगति में बहुत बड़ी बाधा आएगी, बहुत बड़ी बाधा। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे देश में साक्षरता दर और ज़्यादा बढ़ाई जाए। महिलाओं को या पिछड़े वर्ग को, जो भी लोग हैं, उनको अधिक से अधिक शिक्षा और के अवसर प्रदान किए जाए। और जब ये शिक्षित बनेंगे तो रोज़गार भी उन्हें मिलेगा, शिक्षित नहीं बनेंगे तो बेरोज़गार होंगे। बेरोज़गारों की तादाद देख रहे हैं वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा पर ध्यान दे, जो भी सरकार रहे, जो भी उसकी
पॉलिसीज़ हों, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर बढ़िया स्कूल है तो ठीक है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई इससे अधिक फीस नहीं ली जाए। एक बैरियर एक हो कि यहाँ तक तो चलेगा, इसके आगे नहीं। तो ये इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यही सोचकर हम लोगों ने, हमने, हमारी स्वर्गीय पत्नी ने रिटायर होने के बाद अब थोड़ी सी यहाँ पर जगह थी हमारे आवास पर, तो यही सोचकर हम लोगों ने एक ही विद्यालय छोटा सा शुरू किया था। आज करीब कई साल हो गया, 2009 से हम लोगों ने इस विद्यालय को शुरू किया था। और शुरू में हमारी समझ से 18-20 लड़कों की अटेंडेंस थी पहले सत्र में, और धीरे धीरे विद्यालय प्रगति करता गया। यहाँ के स्टाफ ने बड़ी मेहनत किया। हम लोग भी आप ये देखेंगे पता करके कि अगल बगल के 10-20 किलोमीटर के दायरे में अगर आप देख लें तो सबसे कम फीस, सबसे कम शिक्षा पर खर्च हमारे विद्यालय में हो रहा है। नॉमिनल हम लोगों ने रखा है, उतना ही रखा है कि जो भी टीचर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका पेट भर जाए बस, और कोई दूसरी लालसा नहीं। और रिटायर तो हम लोग दोनों आदमी हो गए हैं, पत्नी तो हमारी अब रही नहीं, लेकिन हम तो आज की तारीख में भी इतना पैसा पा रहे हैं कि हम कभी नौकरी के समय उतनी तनख्वाह नहीं पाए। आज रिटायर होने के बाद जितना हम इनकम टैक्स दे रहे हैं हम अपने सर्विस के दौरान नहीं दिए, तो पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये सोच के कि जन कल्याण में कुछ भागीदार बना जाए, ये सोचकर, और स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, 15-20 घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं इसी आधार पर। तो ये सोचकर हम लोग इस विद्यालय को चला रहे हैं। सोच ऐसी है, अब आगे मंशा ईश्वर जाने। और जब तक, अब तो हमारी उम्र करीब 80 साल होने जा रही है, तब हम कितना दिन चलेंगे लेकिन यही सोचकर, इस विचार के साथ इसको हम लोग खोले हैं और इसी लाइन पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। सेकंड सवाल है सर, जैसे कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि शिक्षा क्या है और क्यों होना चाहिए। दूसरा, अगर देखा जाए सर, स्कूल के लिए आजकल कोचिंग बड़े इंपॉर्टेंट्स हो गए हैं। अगर मैं बड़े स्कूलों की बात करूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, ये अंडरस्टूड है। तो अब ये है कि गार्जियन स्कूल से पहले कोचिंग खोज रहा है कि इनकी कोचिंग्स कहाँ हो, बच्चे को IIT पास कराना है, CPMT पास कराना है, या जो भी है, जो भी करना है। तो आपके नज़र में सर, क्या स्कूल की शिक्षा अब वो स्तर नहीं दे पा रहा है कि आदमी को, बच्चे को जो है कोचिंग का सहारा लेना पड़ जाए? पहला, सबसे पहला। दूसरा ये है कि एक बच्चा 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे स्कूल से पढ़ के आता है, क्या ब्रेन को रिलैक्स न दे के वो फिर कोचिंग में लग जाए? तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उसकी मानसिक विकास होने की जगह जो है और भी नीचे आता जा रहा है सर? एकदम सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। ये तो विडंबना है हमारे यहाँ कि आखिर एक लिमिट होती है बच्चे के भी काम करने की, उसके पढ़ने की, उसके वर्क करने की, उसकी क्षमता जो है एक लिमिटेड है। पूरी तरह वो डेवलप नहीं है बच्चा, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। लेकिन एक ऐसा धुन सवार हो गया है आज के ज़माने में कि गार्जियन भी ये सोचता है कि बिना कोचिंग किए बच्चा कुछ नहीं करेगा, टीचर भी यही सोचते हैं। तो टीचरों का तो भाई सोचना हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, वो उस हिसाब से सोचते हों, लेकिन मेरी समझ से अगर विद्यालय में सिंसियरिटी के साथ, पूरी लगन के साथ अगर पढ़ाया जाए तो कोचिंग कोई आवश्यक नहीं है। ये एक गलतफहमी हो गई है पूरा। अब तो आप देखिए राजस्थान में कोटा हब बन गया है कोचिंग का, हब बन गया है कोचिंग का। अब इंटर में पढ़ाई नहीं होती और वो सीधे बस कंपटीशन की तैयारी, तो ये वहाँ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप जानते हैं प्राय न्यूज़ आता है कि हर साल 2 बच्चा, 1 बच्चा तनाव के कारण। तो इस तनाव में बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाता है। हम तो भाई चिकित्सक हैं, उस लिहाज से आपको बता रहे हैं कि अगर बच्चे पर इतना लोड दिया जाएगा तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास में बाधाएं आएंगी उसके। इसलिए ये गलतफहमी निकाल दी जाए कि बिना कोचिंग के वो कुछ नहीं करेगा। और थोड़ा सा समाज में इस बात का भी ध्यान देना चाहिए समाज को कि बच्चा हमारा टेंडर एज में है, अभी वो ग्रोइंग एज में है, उसका विकास के रास्ते पर उसका शरीर चल रहा है।
तो वैसी हालत में उसको उतना ही लोड दे जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। तो कोचिंग कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक बनाया जा रहा है ये इस प्रतिस्पर्धा में। हम इस बात से सहमत नहीं हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। आखिर एकदम पूरा कोई इलाका, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ की 10, 20, 50 कोचिंग संस्थान न चल रहे हों। लेकिन तो ये कोचिंग के वजह से हमें लगता है, जहाँ तक अब ये बात उचित है या नहीं कहना, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि विद्यालय में अध्यापकों का मन नहीं लगेगा। जब कोचिंग में ही दिन रात वो डूबे रहेंगे तो उनका असली ध्यान कोचिंग में रहेगा, कितने बच्चे वहाँ आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, और विद्यालय में उनका मन नहीं लगेगा फिर। तो ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा अंकुश जरूर होना चाहिए। जो विद्यालय भी अच्छे टीचर्स को रखे हैं तो उनको कम से कम इतना पैसा तो मिल जाए कि वो कोचिंग की लालच उन्हें न रहे। ये भी है, पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो कोचिंग पैसे के लिए, पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए उनको ये भी ध्यान देना होगा, जो भी एम्प्लॉयर है जो अपने यहाँ विद्यालय में अच्छे टीचर्स को रखे हैं, वो जानते हैं कि ये टीचर कोचिंग भी करता है, तो अगर वो अच्छा खासा रिम्यूनरेशन मिलेगा उसे, तो ये जरूरी नहीं कि वो कोचिंग करे। हाँ सर, इस पे एक सवाल ये होता है, मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इन सर की जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, इसको मैं 2 भागों में बांटूंगा, क्योंकि व्यक्तित्व तो बड़ी है और एजुकेशन को भी लेके चल रहे हैं हम लोग और हेल्थ को भी लेके चल रहे हैं। हम 2 सेशन में आएंगे। सर, अगर देखा जाए तो एक स्कूल है, ये बहुत बड़ी विडंबना चली और ऐसा बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक स्कूल है, जैसे कि हम बनारस में एक स्कूल जहाँ बैठे हुए हैं, एक स्कूल की मान लेते हैं, इसको मान्यता प्राप्त है। अब यही सर ब्रांच जो है मिर्ज़ापुर में भी खोल दे, भदोही में भी खोल दे, चंदौली में भी खोल दे, आजमगढ़ में खोल दे, तो सर इससे क्या एजुकेशन को हम कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ ले जा रहे हैं कि एजुकेशन को हम एज ए सोशल वर्क की तरफ ले जा रहे हैं? नहीं, सोशल वर्क ये नहीं है, ये तो व्यवसायीकरण है। ये पूरी तरह से व्यवसायीकरण है और ये पैसा कमाने की एक होड़ है। हम तो इसे इसी रूप में देखते हैं। मान्यता आपको एक विद्यालय में मिला है तो आप पूरी तन्मयता के साथ उसी विद्यालय पर ध्यान लगाइए। अब उसकी ब्रांचेस 10 जगह खोलने का, मान्यता तो एक विद्यालय की मिली और आप उस मान्यता के आधार पर 2, 4, 6 और ब्रांचेस खोल लिए, तो ये तो न्यायोचित नहीं है। मेरी समझ से ये उचित नहीं है, क्योंकि अब मान्यता जिस स्कूल के नाम पर आपको मिली है वहाँ तो आप पूरा ध्यान देंगे, और जिन विद्यालयों को आपने ब्रांच के रूप में अटैच कर लिया है उससे, वहाँ ध्यान नहीं जाएगा प्रबंधक का या वहाँ के स्टाफ का। इसलिए ये चीज़ें उचित नहीं है। मान्यता जिस विद्यालय की मिले वो विद्यालय मान्यता वाला ही चले, उसकी ब्रांचेस खोलना ये व्यवसायीकरण शिक्षा का है और ये हम इससे सहमत नहीं है। सर, एक बड़ा ज्वलंत सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये क्योंकि आप गवर्नमेंट के बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। एक स्कूल है सर, एक जनरल मान लेते हैं कि स्कूल है, वो 10+2 है और वहाँ पे एक बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, तो इसकी दोष क्या उस बच्चे के ऊपर है कि स्कूल के प्रशासन के ऊपर है? अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले ऐसा केस हुआ था, जो कि गवर्नमेंट यहाँ के शिक्षा माफियाओं के दबाव में आके इस पे केस नहीं उठाई, लेकिन मैं जो है चिल्ड्रंस अकेडमी आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ बच्ची आत्महत्या कर ली थी मित्रों, और लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे 1-2 स्कूल्स और हैं। तो ये बच्चे जो सर सुसाइड कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चिकित्सक, तो क्या ये स्कूल का या बच्चों को एजुकेशन का दबाव है या कुछ और फैमिलियर दबाव? ये अब उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो सुसाइड हो रहा है, इतना तो मैं एक चिकित्सक होने के नाते इतनी इस बात की तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तनाव है जो उस बच्चे को बाध्य कर रहा है सुसाइड करने को। अब ये तनाव 2 तरह का हो सकता है। ये तनाव शिक्षा का भी हो सकता है, पढ़ाई का भी तनाव हो सकता है। माँ बाप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारा फर्स्ट डिवीज़न आवे, टॉप करे, टॉप 3 में नाम आवे उसका, और बच्चा कर नहीं पा रहा है। ये हर बच्चे के तो बस का ही नहीं भाई। 100 लड़के अगर हैं क्लास में तो 1 ही 2 बच्चे तो टॉप करेंगे। तो इस तनाव में बच्चे ऐसा सुसाइड कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों को एज ए चिकित्सक कहेंगे हम, ये तनाव ही है, और ये तनाव अगर उसके घर का नहीं है तो दूसरा केवल शिक्षा ही है जिसका तनाव है।
जिसके कारण ऐसा हो रहा है। इन बातों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसके तह में जाना चाहिए कि इसमें इस बच्चे का क्या तनाव था। कोई फैमिली बैकग्राउंड में तो नहीं था, माँ बाप के बीच में आपसी रंजिश तो नहीं थी, ये भी एक तनाव का कारण बनता है। माँ बाप के बीच में अगर आपसी सामंजस्य नहीं है तो ये बच्चे के तनाव का सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है। और स्कूल तो है ही अपनी जगह पर, स्कूल का तनाव, पढ़ाई का तनाव, तो ये तनाव ही है, तो इसे हमें दूर करना होगा, तभी वो बच्चा ठीक ढंग से ग्रो करेगा। हाँ, 2014 के पहले का जो यूपीए गवर्नमेंट की शिक्षा में और सर 2014 के बाद की शिक्षा में, क्योंकि आप शिक्षा से भी जुड़े हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं, आप बिगेस्ट पर्सनालिटी है सर, तो आपको क्या अंतर दिखता है सर 2014 की शिक्षा? आपका प्रश्न तो कुछ राजनीतिक हो गया। नहीं सर, जैसे शिक्षा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये यहाँ पे देखा जाए तो अब अकबर महान नहीं है, अब राणा प्रताप महान है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा नहीं कहा जाएगा, शिवाजी जो है हिंदू राष्ट्र के उद्घोषक थे। इस तरह की चीज़ें ली जा रही है और पुरानी चीज़ें हटाई जा रही है, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी की बुक से हटाई जा रही है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी रखा जा रहा है ये चीज़ें। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये अच्छा है। और इतिहास में जो बिंदु ऐसे हैं जहाँ की सुधार की आवश्यकता है, इतिहास के पन्नों में चेंज करने की आवश्यकता है, तो इन बिंदुओं पर तो भाई ठीक है। राष्ट्रवाद आखिर यही तो है, राष्ट्रवाद यही है कि हम शिवाजी का सम्मान करें, सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करें। अब लोग कहते हैं कि भाई अब दिल्ली की जितनी सड़कें हैं सब दूसरे लोगों के नाम से दर्ज है, तो अब उसको भी चेंज किया जा रहा है। तो बहुत बुरा तो ये नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ परिवर्तन तो हुआ है, इसमें दो राय नहीं। 2014 के पहले और 2014 के बाद इसमें दो राय नहीं, परिवर्तन तो हुआ है। और परिवर्तन तो जीवन का एक क्रम होता है, और विकास अगर आपको करना है तो परिवर्तन आवश्यक है। तो परिवर्तन से हमें घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है। परिवर्तन हो रहा है, होने दीजिए, इसको अपनी रफ्तार में होने दीजिए। हाँ। सर एजुकेशन से लास्ट सवाल, कोई बच्चा जो है तक्षशिला आपकी इस विद्यालय में पढ़ने क्यों आए ये मित्र, क्योंकि ऐसा क्या फैकल्टीज़ है, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और माँ बाप को यहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिले? देखिए, हमारा जो प्रयास होता है वो ये होता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास पूरी तरह से एकदम अपनी रफ्तार में और प्राकृतिक वे में हो, नेचुरल वे में। किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर, चाहे वो होमवर्क के नाम पर हो या किसी चीज़ के नाम पर, हमारे यहाँ टीचरों को सख्त इस बात की हिदायत है कि बच्चों के बौद्धिक विकास में आप मददगार बनिए, कहीं से बाधक मत बनिए। कहीं से कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो कि बच्चा तनाव में चला जाए आपकी वजह से। तो हमारे विद्यालय में जो सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों की, वो ये है कि हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चे में जो नैसर्गिक विकास की प्रक्रिया है वो उसी रूप में चले जो प्रकृति उसे दे रही है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। या ये डॉक्टर भी हम आपसे कहेंगे कि इसी में भलाई है कि बच्चे के विकास में हम किसी तरह की बाधा बने बिना उसे अपने आप होने दें। हाँ, अभी आप हमारे साथ जो थे, इसमें तक्षशिला मॉन्टेसरी स्कूल के प्रबंधक से बात हो रही थी। अब 2-3 सवाल, ज़्यादा समय सर का नहीं लेंगे, और 2-3 सवाल अब हम वरिष्ठ परामर्श संयुक्त निदेशक चिकित्सा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से करेंगे। और सबसे पहले सर, अब मैं आपको डॉक्टर के रूप में संबोधित कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज की जो स्वास्थ्य है, इसको पूरी तरीके, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप देखा गया है, लेकिन अब भगवान न हो कि ये यमराज के रूप में आते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए पब्लिक सर, एज ए जनता? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो हम यही कहेंगे, अब तो मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ और अब करीब अपने जीवन के अंतिम सोपानों में हम चल रहे हैं। तो हम जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हमें यही लगता है कि जो
मेडिकल एथिक्स डॉक्टर बनने के बाद जो 8-9 पॉइंट्स हम लोगों के मेडिकल एथिक्स के नाम पर बताए जाते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। उसमें बताएं आपसे एक लाइन ये भी है कि आप मरीज को देख रहे हैं तो मरीज की जब दवा लिख रहे हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उसके पॉकेट में कितना पैसा है और वो ये दवा खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। आप जांच लिख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसके पास पैसा कितना है। आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये की जाँच लिख देंगे तो ये बट नेचुरल वो नहीं खरीद पाएगा, तो नहीं खरीद पाएगा तो कोई फ़ायदा उससे नहीं है। तो उसमें ये भी हम लोग मेडिकल एथिक्स में है कि हमें मरीज के फाइनेंशियल स्थिति पर भी ध्यान देना है कि वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो बेकार है। तो आप ऐसी चीज़ लिखिए ना जिससे उसकी भलाई भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो थोड़ा सा हम लोगों को पेशा हम लोगों का बहुत ही संवेदनशील है और कभी भी किसी डॉक्टर के पास कोई आदमी सुख में नहीं जाता, वो दुख में ही जाता है। चाहे वो शारीरिक दुख हो चाहे जो भी हो, वो कष्ट में ही जाता है। और कष्ट दूर करने का दो ही है, या तो डॉक्टर या भगवान। तो इसीलिए वो डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता है। लेकिन आज की तारीख में स्थितियाँ ऐसी हैं कि कभी कभी डॉक्टर और मरीज के बीच में आपने सुना होगा कि बाताबाती हो कि झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल देखिए तो कंज्यूमर फोरम में मैक्सिमम केसेस जो हैं वो मेडिकल से संबंधित चले गए हैं। तो ये तो बहुत आवश्यक है कि मरीज अगर आता है तो हमें कम से कम प्राइवेट अस्पतालों को भी, प्राइवेट ही नहीं सरकारी अस्पताल की भी बात हम कर रहे हैं, कि डॉक्टरों को थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ उन्हें ग्रहण करना चाहिए। उसकी बात को आप सुनिए, उसकी बात को सुनिए और उसके अनुसार कार्य करिए। ये नहीं कि उसके पास पहनने के खाने के लिए भोजन नहीं है और आपने 10,000 रुपये की जाँच लिख दिया जिसमें 5,000 रुपये की जाँच जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप वही चीज़ करिए जो उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो और जितना वो एफोर्ड कर सके, जितना वो कर सके उतना। तो हमारा तो भाई बंधुओं से, डॉक्टर बंधुओं से सब छोटे ही होंगे हमें ज़्यादातर, तो उनसे यही निवेदन है, निवेदन हम यही करेंगे कि ईश्वर के बाद आपको वो मान रहा है, क्योंकि उसका कष्ट या तो आप दूर करोगे या भगवान दूर करेगा। तो उसकी इस धारणा को बनाए रखिए। जो सम्मान भूतकाल से डॉक्टरों को मिल रहा है वो बना रहना चाहिए। जो संबंध मरीज और डॉक्टर के बीच में है वो विश्वास कायम रहना चाहिए। हाँ सर, आप देश, क्षेत्र और जनपद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारा लास्ट। अब तो देखिए, सबसे बड़ी बात हमने जो गौर किया कि सरकारी व्यवस्थाएं बहुत है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जानकारी लोगों को कम है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी मतलब नीचे के स्तरों की है, निचले स्तर के लोगों की है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। लेकिन आज भी उनके यहाँ अगर पेट दर्द हो गया, कोई भी जब बीमार पड़ गया तो वो झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ दौड़ेंगे। बगल में दीनदयाल अस्पताल है, करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, करोड़ों रुपया। तो उनको समझाया जाएगा वहाँ जाओ, लेकिन जल्दी वो नहीं जाएंगे। तो हमने तो यही गौर किया है कि जो सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, आम लोगों को उसका हक है कि जाके, उनका अधिकार है कि जाके वहाँ उसका फ़ायदा उठाएं, उसको लें। अब झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाने से बढ़िया है कि आप सरकारी अस्पताल में जाइए। यही ना होगा कि थोड़ी सी लाइन वहाँ लंबी होगी, लेकिन आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेगा, एक व्यवस्था मिलेगी वहाँ पर। तो हमारा यही कहना है जनपद वासियों से कि झोला छाप डॉक्टरों को छोड़िए और थोड़ा सा दुनिया कहाँ से कहाँ गई, इधर आइए और सरकार जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उसका आप लाभ उठाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप जो है योगेंद्र नाथ सर को सुन रहे थे, जो कि चिकित्सक भी हैं, शिक्षा के प्रबंधक भी हैं। मित्रों, ये हम कहना चाहेंगे कि बड़ी व्यक्तित्व हैं, इनको कुछ मिनटों में हम लोग समेट नहीं सकते। तो इसी वादे के साथ हम लोग विदा हो रहे हैं कि जब भी डॉक्टर साहब को समय मिलेगा, प्रबंधक सर को समय मिलेगा, हमको अपने अनुभव का ज्ञान देते हुए समाज को आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।